पढ़ना भी है ना, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसी पेज की, तो वायु का जो संगठन होता है उसमें गैस में 78% नाइट्रोजन भी है ना, सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसी पेज की, तो वायु का जो संगठन होता है उसमें गैस में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन और जेनॉन पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें वायु के संगठन की, तो क्वेश्चन नहीं बनता कि वायु का संगठन किन से मिलकर बना। तो वायु का संगठन 3 पदार्थों से होता है, गैस, जलवाष्प और एरोसोल। ठीक है, ये 3 पदार्थ होते हैं। तो सम पॉइंट पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये एरोसोल न देकर आर्द्रता ग्राही नाभिक दे देता है या फिर धूल के कण दे देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि गैस वायु जो बनी होती है, तो वायु गैसों का मिश्रण है, जलवाष्प है उसमें, और उसमें है धूल के कण, खनिज के कण, मतलब कण है। ठीक, एक वर्ड याद रखो, कण, और इन्हीं कणों को कहते हैं एरोसोल। ठीक, या आर्द्रता ग्राही नाभिक। अगर ये नहीं रहेंगे ना, तो जो वाष्पन होता है, जलवाष्प जो बनता है, वह जलवाष्प इन्हीं से जाके जुड़ता है और बादलों का निर्माण होता है। अगर यह नहीं होंगे तो बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये दूसरा है समताप मंडल। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर सम है, पूरा सम टेम्परेचर ना बढ़ता है ना ही घटता है। तीसरा है मध्य मंडल। यहाँ पर आप आगे बढ़े तो फिर से टेम्परेचर कम होता है। ठीक, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के आधार पर इनको बांटा गया है 5 मंडलों में, और यहाँ पर अलग अलग काम भी होते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, सबसे निचला जो स्तर है वो है क्षोभ मंडल। इस पेज को चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। यह सबसे निचला स्तर है क्षोभ मंडल, और यह हमारा 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो ध्रुव है, ठीक है, जो ध्रुव है वहां पर 8 किलोमीटर, और जो ये हमारा भूमध्य रेखा है वहां 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। जो द्रव्यमान है ना, वह 80% द्रव्यमान क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और इस 80% द्रव्यमान में अगर हम बात करें, तो 50% द्रव्यमान तो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। क्यों क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहीं पर सभी तत्व है, सभी गैसें यहीं पर है, बादल भी यही बनते हैं, तो द्रव्यमान यहाँ बहुत ज्यादा होता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर भारी कहे कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस मंडल का है, तो वो है क्षोभ मंडल। 80% द्रव्यमान इसी का होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती हैं, और कण सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं, जलवाष्प भी यहीं पर पाई जाती है, और इन्हीं जलवाष्पों से मिलकर बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, और जहां पर ये सीमा खत्म होती है, ट्रोपोस्फीयर की सीमा जहां खत्म होती है क्षोभ मंडल की, उस स्तर को कहते हैं ट्रोपोपाज। ठीक है, ट्रोपोपाज, वो जहां सीमा है वो ट्रोपोपाज का 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। उसके बाद दूसरा मंडल है समताप मंडल। अब बात करें ओजोन मंडल की, जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, सॉरी, क्षोभ मंडल से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, तो एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। यह पाई जाती है समताप मंडल में। क्वेश्चन बनता है दो तरह से इसमें कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। दूसरा क्वेश्चन बनता है किन दो मंडलों के बीच में, किन दो वायुमंडलों के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है, तो वह होगा समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में पाई जाती है। यह ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि यह ऊपर से आने वाली पराबैंगनी जो यूवी रेज होती है, पराबैंगनी किरणें, उनको रोकने का काम करती है। तो उनके लिए, हमारे लिए एक कवर का काम करती है, हमारी पृथ्वी के लिए हमें बचाने का काम करती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणें हमारे अंदर आके अगर स्किन से आ जाती है, टच होती है, तो सनबर्न क्रिएट कर सकती हैं। अगर पौधों में पहुंच जाती हैं तो पौधों की पत्तियों को जला सकती हैं। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अब हम बात करते हैं अगर समताप मंडल की, तो यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेट रहता है, मतलब ना बढ़ता है ना घटता है, और इसकी ऊंचाई होती है यहाँ 50 किलोमीटर तक। ठीक है, एक अगर 8 और 18 का औसत ले तो 12 के करीब आता है। तो 12 किलोमीटर से लेकर, यहाँ पर समझो 12 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो ये जो 50 किलोमीटर का जगह है ना, जहाँ पर ये खत्म होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटोपाज। जितने भी वायुयान चलते हैं वह यहीं पर चलते हैं। अच्छा, वायुयान क्या होते हैं ना, कि जो बादलों से ऊपर जाके चलते हैं, बादलों से टकराने
करूँ कि सभी गैसें कहाँ पाई जा रही हैं, सभी गैसें यहाँ पर क्षोभ मंडल में पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर और धूल के कण भी यहाँ पे पाए जा रहे हैं, सभी एरोसोल यहीं पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और बना लेता है, ओजोन का निर्माण करता है। तो यह वाली जो ओजोन होती है, जो निचले परत में पाई जाए, वो बहुत खतरनाक होती है। ठीक, उसके बाद यह निर्माण करता है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का, जो दूसरी सबसे खतरनाक चीज है, जो हमारे फेफड़े पर असर करती है और पौधों के मीजोफिल पर असर करती है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बाद। इसलिए सल्फर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो देखो इसका असर कहाँ होता है। ताजमहल पहला असर, यह जो भी कागज, इमारतें, पत्थर, इन सब पे असर डालता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, उन सबको यह उस पर एक है कि बदरंग कर देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें पेड़ पौधों पर, तो पेड़ पौधों की पत्तियों पर ही असर डालता है और उनकी पत्तियों की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, या ये कहें कि जो लिक्विड फॉर्म इसके अंदर जो भी है, मतलब इसका जो प्लास क्या बोले उसको, जीव द्रव्य, ऐसे समझो जीव द्रव्य जो है इसके अंदर का, उस जीव द्रव्य को यह जहरीला बना देता है। और जब जीव द्रव्य जहरीला हो जाएगा तो वह जब जाता है मीजोफिल सेल्स में, तो मीजोफिल सेल्स भी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से पत्तियों का रंग देखते हो, जब पत्तियां बिना मतलब के सूख जाती है। एक तो होता है कि मार्च में पत्तियां सूखती हैं, लेकिन ऐसे बिना मतलब की पत्तियां जब सूख जाए, ऐसे एक पूरे पेड़ की पत्तियां सूख गई तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से यह करता क्या है ना, ये सल्फाइड और बिसल्फाइड बना देता है पत्तियों के अंदर जाने के बाद। क्वेश्चन ये बनता है पत्तियों के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म बनाता है, तो यह सल्फाइड और बिसल्फाइड बनाता है, बाइसल्फाइड। तो सल्फाइड और बाइसल्फाइड एक विषैली जहरीली गैस है और इस तरह से ये पौधे को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, दूसरा देखो कि जब चिमनियों से निकला और कोयले से निकला और कहाँ से निकला, ईंट भट्ठों से निकला। ठीक है, इन भट्टियों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, यह ऊपर गया, जल के साथ मिला, मतलब वाष्प के साथ मिला। ठीक, और जब आगे बढ़ा, बारिश आई, तो बारिश आने के बाद इसने क्या किया, जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसने सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड ने क्या कर लिया, HNO3 बना लिया। ठीक, और इस तरह से यह आ गया फिर से कहीं बारिश के साथ। और जब बारिश के साथ आया तो जो बारिश हो गई वो एसिडिक हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो बारिश के साथ चली बारिश। और ये जो एसिड वाली बारिश आई तो जहां भी गिरी वहां पर इसने ऊपर की जो परत थी उसे नष्ट कर दिया। किसी भी चीज की ऊपर की जो परत होती है नष्ट कर दिया इसने। अगर किसी की स्किन पर गिर गई तो स्किन को जला दिया। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी पहली बारिश में नहीं भीगना चाहिए। जब बरसात आई ना, विज्ञान मंत्रालय कहने 2010 की गई। इससे क्वेश्चन यही पूछा है, अब तक मैंने देखा कि फुल फॉर्म देख, सबका फुल फॉर्म क्या है, ये अब तक पूछा है। ठीक, यह क्या कहता है कि महानगरों में, भारत के महानगरों में प्रदूषण के स्तर को और वायु की गुणवत्ता को मापने का काम करता है। यह 3 संस्थाओं के सहयोग से बनाया गया। पहले भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, दूसरा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और तीसरा है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। ठीक, इसी की वजह से हमारे वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इस बार दिल्ली में गर्मी ऐसी होगी, इस बार दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा और इस बार प्रदूषण स्तर दिल्ली में कैसा रहेगा, और कल अगले आने वाले दिन में धूल छाई रहेगी या फिर मौसम साफ दिखाई देगा, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी, ये सब कुछ यहाँ पता चल पाता है। ठीक, और इसका अभी जो संचालन है वह कर रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक, जिसकी वजह से बनाया गया 3 जो संस्थान है जिनकी वजह से बनाया गया, जिनके सहयोग से, उनमें से एक सहयोग भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इसका संचालन करता है। इसका उद्देश्य है नागरिकों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध करना और वायु प्रदूषण के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम चलाना। ठीक है, और प्रदूषण का नियंत्रण करना। दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको बनाया गया था जल प्रदूषण के लिए 1974 में। जब इसका निर्माण किया गया तो इसलिए किया गया कि जो जल प्रदूषण हो रहा है, देखो वायु प्रदूषण की बात हम बहुत बाद में सुनी थी, पर हमने जल प्रदूषण को देखा था। वायु प्रदूषण दिखाई नहीं देता था, पता नहीं चलता था, तो बहुत बाद में देखा हमने। तो पहले हमने जल प्रदूषण के लिए काम किया, तो 1974 में बनाया गया था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिर्फ जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए।
चुका है। और आप समझ सकते हो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का मतलब है कि सभी हिमखंड जो है वह पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पिघलने के बाद वह नीचे आ रहे हैं। और उनका नीचे आना, पानी का आना, समुद्र में पानी का मात्रा बढ़ना, वह पानी हमारे लिए पोर्टेबल नहीं है, मतलब पीने योग्य नहीं है। वहां पर बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे लवण हैं, तो हम उनका उस पानी का यूज नहीं कर सकते। और जो टापू है ना समुद्रों के बीच में, बहुत सारे टापू हैं महासागर के बीच में, तो अगर पानी का स्तर इस तरह से बढ़ता रहा तो सबसे पहला असर क्या होगा, टापू नष्ट हो जाएंगे। और टेम्परेचर इंक्रीज होने से बहुत सारी जातियां, बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। जैसे हम जानते हैं ना, डायनासोर करोड़ों सालों तक वह पृथ्वी पर था, लेकिन क्या हुआ कि एक वक्त आया, हो सकता है कि टेम्परेचर अचानक इंक्रीज हुआ हो, जैसे आज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जिन्हें कम टेम्परेचर पर जीना है, वे मर जाते हैं। ठीक, तो हो सकता है ऐसा कुछ। ठंडी बहुत ज्यादा होती थी, पेड़ पौधे वहां हो नहीं पाते थे, तो उन लोगों ने शीशे के घर बनाए, ग्रीन हाउस। इसका नाम इसलिए पड़ा कि जो शीशे के घर थे उसमें पौधे उगाए जाते थे, ऊपर से रोशनी आती थी सूरज की, पूरा अंदर का टेम्परेचर गर्म हो जाता था और शीशे से फिर दोबारा लाइट बाहर नहीं निकल पाती थी, तो वह जो पूरा शीशे का घर होता था वह गर्म रहता था और टेम्परेचर एक समान टेम्परेचर उन पौधों को मिलता रहता था। तो इसीलिए उसको कहा गया ग्रीन हाउस, ऐसा घर जो हरियाली को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से हरियाली बची रह रही है, उसे कहते हैं ग्रीन हाउस। ठीक, और ग्रीन हाउस में जो गैसें यूज होती है वह कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और इनका नाम होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक, यह ग्रीन हाउस गैसें हमारे टेम्परेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती हैं। जैसे, और इनकी वजह क्या है ना, सबसे बड़ी वजह है पेड़ों का कटना। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने का सबसे बड़ा वजह है पेड़ों का कटना, ऑटोमोबाइल्स और ये जो घरेलू चूल्हे हैं, ये सब, कोयले का जलना, और इस सारी वजहों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, मीथेन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मंडल है, यहाँ से लाइट्स आई, ठीक, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल है, यहाँ से लाइट अंदर आई, ठीक, कुछ लाइट यहीं से क्षोभ मंडल के ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, मतलब बाहर चली गई, दोबारा लौट गई, वो थी पराबैंगनी किरणें, वे नीचे आई ही नहीं। कुछ ऐसी थी जो पूरी नीचे तक आई और फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई, तो यह भी हमारे लिए घातक नहीं है। लेकिन जो प्रकाश आया एज ए तापमान के रूप में बढ़ा और हमारे पृथ्वी पर रुक गया, इस कवर ने उसे ऊपर नहीं जाने दिया। इस कवर का मतलब कि यहाँ पे क्षोभ मंडल के नीचे जो प्रदूषण वाली ओजोन, बैड ओजोन बन रही है, जो पैन बना, इसने उसे ऊपर नहीं जाने दिया। तो जब ये ऊपर नहीं गई तो हमारी पृथ्वी पर ही रही, इसने हमारी पृथ्वी के तापमान को बढ़ा दिया। इससे हमें खतरा है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा खतरा हो इसी रेडिएशन से है, जो हमारी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेती है और इसे हम वापस नहीं लौटा पाते। और मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है वहां से, और दूसरा होता है ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और उसके साथ ही निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कही गई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा देखो, ओजोन द्वितीयक प्रदूषक है ना, द्वितीयक प्रदूषक है, प्राथमिक प्रदूषक में नहीं आता है, ठीक। दूसरा है मास गैस। मास गैस भी सिर्फ दलदली स्थानों पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, बाकी यहाँ पर शहरों में इसका कोई नहीं हो। अगला को देखें तो निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाना कि है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है, लेकिन हाइड्रोजन कोई भी वायु प्रदूषण नहीं करता। अगला देखें, निम्नलिखित में किसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो देखो डीजल इंजन के कारण तो होता ही है, परागकण के कारण भी होता है, ताप विद्युत शक्ति केंद्र के कारण भी होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वायु प्रदूषण होगा। अगला है जल विद्युत शक्ति केंद्र। तो देखो जल विद्युत शक्ति केंद्र की वजह से जल प्रदूषण होता है, गर्म पानी जाता है, मछलियां मर जाती हैं, उसके जानवर मर जाते हैं, और जहाँ भी सूक्ष्म जीव इसकी वजह से मर जाते हैं, जहाँ भी खेतों की तरफ ये गर्म पानी जाता है।
तो इसकी वजह से जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण होता है, इसकी वजह से वायु प्रदूषण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है ओजोन क्या है, प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन का निर्माण होता है नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, ठीक। तो यह क्या हो गया, द्वितीयक प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो प्लाज्मोडेस्माटा, नहीं, यहाँ पे है मेम्ब्रेन सिस्टम। कोसा का झिल्ली तंत्र जो होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड से प्रभावित होने वाला भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो एसिड रेन किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी वजह से क्या बनता है, HNO3 और H2SO4। और सबसे मुख्य की, इन दोनों में भी अगर मुख्य की बात करें तो SO2 है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्यों? तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्षमता है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की वह 250 गुना ज्यादा है ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। और यह करता क्या है कि जब हीमोग्लोबिन से यह जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम ये कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। जब इससे जुड़ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो यह नहीं कर पाएगा, हीमोग्लोबिन यह काम नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को ले जाने का, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का। तो जब ये काम नहीं करेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, मतलब हमारी जो ब्लड है, हमारा ब्लड, वह सभी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करता है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत कौन से हैं? तो इसके बारे में हमने फंजाई में पढ़ा था कि वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत क्या होते हैं, लाइकेन होता है। तो लाइकेन और मॉस इसका आंसर होगा, सी। ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ताजमहल पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह एसिड रेन के द्वारा ताजमहल पे खतरा बनी हुई है, एसिड रेन के द्वारा, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ओजोन परत पतली या नष्ट हुई है, कहाँ पे हुई है? तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ओजोन परत को देखा गया था कि यह 6 से 7 किलोमीटर तक है ही नहीं, खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन, धुंध कोहरा का निर्माण होता है। देखो, धुंध कोहरा हिंदी मत याद करना, इसकी वजह यह है कि इसका इंग्लिश में ही क्वेश्चन आता है। इसका क्वेश्चन आता है ना, स्मोक का निर्माण किससे होता है? स्मोक और उसमें दिया रहेगा स्मोक और उसके बाद फॉग, ठीक है। तो इन दोनों से होता है स्मोक का निर्माण। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में कितनी होती है, 250 गुना। अगला क्वेश्चन, निम्न में वायुमंडलीय शुद्धता का संकेत कौन देता है? जाहिर सी बात है, लाइकेन देता है। तो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई, इसका कारण क्या है? तो वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत होने की वजह है रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, वनों का कटान, तेल व कोयले में अधिक ज्वलन, उपरोक्त सभी सच है, सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय प्रदूषण के अनुसंधान से संबंधित संगठन कौन सा है? तो यह है नीरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाइकेन किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? तो लाइकेन सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। अगला क्वेश्चन, लेड से क्या होता है? लेड से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो, सबसे ज्यादा कारण जो है ना वह स्वचालित वाहन है, ऑटोमोबाइल। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां खरीदते हैं कि हम तो अपनी ही गाड़ी से जाएंगे। बड़े शान की बात होती है कि मेरे पास भी गाड़ी है। लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते, गाड़ी कभी